everyone and welcome to the digital learning platform of Winsome. I am Amrita. I'll be teaching you economics chapter 1. तो हमने लास्ट क्लास पढ़ा था कि जो विलेज था पालनपुर इज अ विलेज विच इज द हाइपोथेटिकल विलेज. रियल में वो विलेज एग्जिस्ट नहीं करता है बट वो एक ऐसा विलेज है जहाँ पे सारा कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी टू टू विलेजेस एंड ऑल्सो वहाँ पे अच्छा एजुकेशन फैसिलिटीज है. वहाँ पे तो नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग आर ऑफ डिफरेंट कास्ट, अपर कास्ट भी है, लोअर कास्ट भी है, दलित्स भी है एंड दे ऑल्सो हैव अ गुड फैसिलिटीज इन दैट एरिया. हमने ये भी पढ़ा था व्हाट आर द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हम लैंड हमने पढ़ा था कि व्हाट अबाउट लैंड, लैंड के बारे में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लैंड, कि लैंड हमारे पास फिक्स्ड होता है, वो भगवान का दिया हुआ है, दैट इज अ नेचुरल थिंग, वी कैन नॉट इंक्रीज इट, वी आर इट इज अ लिमिटेड इन नेचर, लिमिटेड है वो. अब लैंड में हमने ये पढ़ा था कि जो मल्टीपल क्रॉपिंग हमने पढ़ा था कि लैंड हमारे पास फिक्स्ड है, हाउ टू यूटिलाइज लैंड, लैंड को हम ज्यादा से ज्यादा कैसे यूटिलाइज करेंगे. हमने पढ़ा था मिक्स्ड फार्मिंग एज वेल एज मल्टीपल क्रॉपिंग. तो मिक्स्ड फार्मिंग क्या थी एंड मल्टीपल क्रॉपिंग क्या थी. मल्टीपल क्रॉपिंग था कि एक लैंड में व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग, व्हेन यू आर कल्टिवेटिंग मोर देन वन क्रॉप. हमें पता था रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, तो आप सीजन वाइज आप रबी के सीजन में रबी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, खरीफ के सीजन में खरीफ क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो. लैंड तो एक ही है बट ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में आप कुछ हिस्सा, कुछ टाइम ऑफ द ईयर आप रबी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, कुछ टाइम ऑफ द ईयर आप खरीफ क्रॉप कर रहे हो. तो लैंड तो एक ही हो गया लेकिन यूटिलाइजेशन उसका ज्यादा हो गया. दिस इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. एंड मिक्स क्रॉपिंग क्या था. मिक्स क्रॉपिंग था कि एक लैंड में आप कुछ हिस्से में ये क्रॉप ग्रो कर रहे हो, कुछ हिस्से में वो क्रॉप ग्रो कर रहे हो, एक ही टाइम में जब आप दो तीन क्रॉप्स ग्रो करते हो, दैट इज मिक्स्ड. नाउ मल्टीपल क्रॉपिंग टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल में जब आप एक से ज्यादा क्रॉप, मोर देन वन क्रॉप जब आप ग्रो करते हो, दैट इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. जैसे रबी एंड खरीफ दोनों क्रॉप्स होते हैं ना, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स दोनों क्रॉप्स आप जब ग्रो कर रहे हो, दैट इज मल्टीपल. All farmers in Palampur grow at least two main crops. Many are growing potato as a third crop from the past 15 years. तो मेनली दो क्रॉप यूज होता है. दो क्रॉप क्यों ग्रो करते हैं? बिकॉज मल्टीपल क्रॉपिंग है, एक क्रॉप तो कोई ग्रो नहीं करता है, तो मिनिमम टू क्रॉप्स ग्रो करते हैं, दैट टू मेन क्रॉप. मेन क्रॉप्स मतलब हो गया आपके राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, ये सब हो जाते हैं आपका मेन क्रॉप्स. तो टू एटलीस्ट मेन क्रॉप. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड क्रॉप. थर्ड क्रॉप आप मेज से या बाजरा से आप रोटी बनाओगे, बट रोटी ऐसे रोटी कैसे खाओगे, रोटी के साथ तो कुछ तो चाहिए, सब्जी चाहिए, तो सब्जी या पोटैटो दैट विल बी द थर्ड क्रॉप. तो टू क्रॉप्स हो गए, कैन यू सी, व्हीट, बाजरा, ये हो गया मेन क्रॉप एंड थर्ड क्रॉप क्या हो गया आपका, पोटैटो. तो क्वेश्चन में आ सकता है एमसीक्यू में, व्हाट वाज द थर्ड क्रॉप ग्रोन बाय द विलेजेस ऑफ पालमपुर. तो क्या था, पोटैटो. पोटैटो इज द थर्ड क्रॉप. मेन क्रॉप हो गया आपका ज्वार, बाजरा, मेज, राइस, व्हीट एंड पोटैटो इज द थर्ड क्रॉप. अंडरस्टूड. नाउ why farmers are able to grow three different crops in a year in Palampur. Now एक विलेज में, कोई विलेज में एक ही क्रॉप ग्रो हो रहा है, बट पालनपुर में मोर देन वन. व्हाई? क्योंकि वहां का जो सिस्टम था, वो जो विलेज था, इट वाज अ वेल डेवलप्ड वन. इट वाज अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन. नाउ इरिगेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट वी हैव लर्न. इरिगेशन का मतलब मैंने पढ़ा है कि जो पानी होता है ना, जो रेन वाटर को तो हम थ्रू आउट द ईयर रेन होता नहीं है, टू ग्रो क्रॉप्स वी नीड रेन. तो जब हम वाटर को प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर फ्यूचर यूज, दैट इज नोन एज इरिगेशन. तो इरिगेशन जो फैसिलिटी होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पानी इज रिक्वायर्ड, वाटर इज मोर रिक्वायर्ड टू ग्रो क्रॉप्स. जब इरिगेशन फैसिलिटी कहीं का भी स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छा होता है, तो जो वहां की जो कल्टिवेशन होती है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है, वो भी स्ट्रॉन्ग होती है. तो वाई पालमपुर वाज गुड, पालमपुर में क्यों दो तीन क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, एग्रीकल्चर फैसिलिटी क्यों गुड है, बिकॉज ऑफ द वेल डेवलप्ड इरिगेशन फैसिलिटी. तो एनीवे कोई भी जगह में अगर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली वहां पे एग्रीकल्चर सिस्टम भी अच्छा होगा. ओके
इरिगेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे। रोल ऑफ इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मल्टीपल क्रॉपिंग, मॉडर्न फार्मिंग मेथड इज इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन। तो इंक्रीज प्रोडक्शन, नॉट ओनली वन फैक्टर, देयर आर मेनी फैक्टर्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो सबसे फर्स्ट इज इरिगेशन। इरिगेशन इज नंबर 1 पॉइंट। ड्यू टू इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन अच्छा होगा। सेकेंड इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी तो चाहिए, पानी किसी किसी जगह में जो इरिगेशन फैसिलिटी है दैट इज एनहांस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। जो पानी पंप मोटर से पानी उठता है ना, तो मोटर इज इलेक्ट्रिसिटी। तो पानी को ऊपर उठाने के लिए यू वांट अ इलेक्ट्रिक सिस्टम। तो इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ अ गुड प्रोडक्शन। तो फर्स्ट हो गया इरिगेशन, सेकेंड इज इलेक्ट्रिसिटी, 3 इज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग अगर आप एफिशिएंटली यूज करोगे लैंड को, एक ही लैंड को 2-3 क्रॉप्स आप ग्रो करोगे, दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। देन इज मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग क्या है, विल डिस्कस इट लेटर इन दिस स्लाइड ओनली। एंड देन नेक्स्ट इज farming method is increasing farm production. So there are the 4 factors: irrigation, electricity, multiple cropping and modern farming. These are the 4 methods in which you can increase the productivity of any land. तो पालनपुर का क्यों था, पालनपुर, why पालनपुर was good in production? Because of these 4 factors. Okay, now next, what do you mean by irrigation? More crops can be grown in Rabi and Zaid seasons also. वेल, ट्यूबवेल्स, कैनल्स एंड पॉन्ड्स। मतलब आप राबी के सीजन में राबी ग्रो कर रहे हो, खारिफ के सीजन में आप खारिफ ग्रो कर रहे हो। मल्टीपल क्रॉपिंग यूज हो रहा है, एक ही लैंड में आप मोर देन 1 क्रॉप्स यूज कर रहे हो। दैट्स व्हाई प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। ठीक है, वेल, ट्यूबवेल्स, कैनल्स एंड पॉन्ड्स। नाउ इरिगेशन सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग होगा, अगर ज्यादा अच्छा होगा वाटर सप्लाई, तो ऑब्वियसली आप जहां पे आप एक फॉर एग्जांपल आप 100 क्रॉप्स ग्रो करो, इरिगेशन सिस्टम अगर अच्छा है तो आप 100 की जगह कितना प्रोड्यूस करोगे, 200 प्रोड्यूस करोगे। तो आपका जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। तो मोर एंड मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। वेल, ट्यूबवेल्स, कैनल्स एंड पॉन्ड्स। इरिगेशन से क्या होता है कि इरिगेशन जो फैसिलिटी होती है, इरिगेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी सप्लाई करना। तो बाय कंस्ट्रक्टिंग गुड वेल्स, अच्छे कंस्ट्रक्टेड वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, एज वेल एज कैनल्स है, पॉन्ड्स है। तो ये सारे जो सोर्सेज ऑफ वाटर है और आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। तो सोर्सेज ऑफ वाटर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इरिगेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। तो इरिगेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन these also. When the irrigation facility was electrified, farming in Palanpur got boost. Now what is the meaning of electrified? मतलब जैसे मैंने बोला मोटर लग गया, अब मोटर लग गया तो पानी बहुत जल्दी उठ गया ऊपर, है ना। इलेक्ट्रिसिटी से पानी बहुत जल्दी अवेलेबल होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी हेल्प्स इन इंक्रीजिंग और मेकिंग द इरिगेशन फैसिलिटी मोर स्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रिसिटी से इरिगेशन जो फैसिलिटी होता है वो और ज्यादा एनहांस हो जाता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले क्या था, पहले तो इलेक्ट्रिफाइड नहीं था, तो पहले हम नॉर्मल वेल से पॉन्ड से हम पानी यूज करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, इलेक्ट्रिफाइड हो गया। अब जब इलेक्ट्रिफाइड हो गया तो हम एफिशिएंटली पानी जल्दी उठा सकते हैं। अब वेल से पॉन्ड से तो टाइम लगता है, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत जल्दी हमारे पास पानी अवेलेबल हो जाएगा। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया कि बूस्ट हो गया, मतलब फार्मिंग और ज्यादा इंक्रीज हो गया। बूस्ट मतलब इंक्रीज, और आप कह सकते हो कि अच्छा हो गया, मोर गुड। ओके, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी से ऑब्वियसली क्या हो गया, जो इरिगेशन सिस्टम है हमारा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया एंड प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ गया। तो व्हाट आर द फैक्टर्स, वन ऑफ द फैक्टर इज इरिगेशन, इलेक्ट्रिफाइड इरिगेशन is the major reason। ठीक है, only irrigation से तो उतना, irrigation is a good source, irrigation is a good factor, but अगर आप इलेक्ट्रीफाई कर दोगे तो वो और एनहांस हो गया। तो इलेक्ट्रीफाइड इरिगेशन फैसिलिटी, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट,
till the mid 1960s, the seeds used in cultivation were the traditional one. ट्रेडिशनल वन मतलब जो ओल्ड है, पुराना चलते आ रहा है, दैट इज नॉट दैट मच ऑफ एफिशिएंट, ज्यादा ईल्ड नहीं देता है, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. पुराने जमाने में जो हम सीड्स जो यूज करते आए रहे वही यूज कर रहे. ना अभी का जो नाउ द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज बीइंग डेवलप्ड, ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो रहा है. अगर आप पुराना आज से आप 10 साल पहले देखो, कौन सा फोन यूज होता था, छोटा ब्लैक एंड व्हाइट, दैट इज नॉट दैट एफिशिएंट. अभी एफिशिएंट है नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास मल्टीमीडिया सेट्स आ गए. मल्टीमीडिया सेट इज मोर एफिशिएंट दैन दैट ब्लैक एंड व्हाइट. क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा फीचर्स है, उसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा इन द सेंस कि आप एक ही बार फोन लो, आपको घड़ी की भी जरूरत नहीं है, कैमरा की भी जरूरत नहीं है, कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है, आधा से ज्यादा काम आपका फोन में हो रहा है. तो सिमिलरली पुराना जो मेथड्स है, पुराने जो टेक्नोलॉजीज है, दैट ओल्ड, जो ओल्ड सीड्स से उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही थी. तो विथ रिलेटिवली लो यील्ड, लो यील्ड मतलब लो प्रोडक्टिविटी. लो यील्ड का मतलब होता है जो प्रोडक्शन है वो लो हो रहा था. जो सीड्स थे ना, उस सीड से जो प्रोडक्शन हमारा हो रहा था, दैट वाज वेरी लेस और वेरी लो. Farmers use cow dung and other natural manure. Manure मतलब that is needed to grow. कोई भी क्रॉप या कोई भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो देते हैं उसको बोलते हैं मैन्योर. तो मैन्योर के हिसाब से एक जैसे आप कह सकते हो मेडिसिन, ठीक है. तो जो मैन्योर जो हम प्रोवाइड करते थे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, दैट वाज काउ डंग. काउ डंग मतलब ऑल ऑफ यू नो द वेस्ट ऑफ काउ, ठीक है. तो वेस्ट ऑफ काउ हम यूज करते, अभी भी बहुत जगह यूज होता है, बट उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है, वो लो है. तो फर्टिलाइजर्स के हिसाब से हम क्या यूज कर रहे थे, काउ डंग. एमसीक्यू में ये भी क्वेश्चन आ सकता था कि नेम वन फर्टिलाइजर, नेम वन नेचुरल फर्टिलाइजर, यू विल से काउ डंग. ओके, all these were readily available with the farmers who did not have to buy them. Now ये काउ डंग है, ये बहुत ही चीप है और आप कह सकते हो इजीली अवेलेबल है. इजीली अवेलेबल क्यों है? क्योंकि घर पे सबके काऊ रहते थे, या फिर गांव में तो काऊ रहता ही रहता था ना. गांव में काऊ रहता था, एंड काऊ के डंग से वो क्या करते थे, एज अ फर्टिलाइजर यूज करते थे. उनको पैसा नहीं लगता था टू बाय, क्योंकि फार्मर्स के पास उतना पैसे होते नहीं थे, दे वर नॉट दैट मच रिच. तो क्या करते थे, वो नेचुरली काऊ डंग यूज करके एज अ फर्टिलाइजर यूज करते थे. ठीक है, पहले दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द मिड 1960s की बात हो रही कि पहले ऐसा होता था. बट इन सबके जो कंक्लूजन हमारा ये निकल रहा है कि जो भी यूज होता था, द प्रोडक्टिविटी वाज लो यील्ड. कितना भी आप कर लो, बट द यील्ड वाज लो. तो हमारा जो मोटो है, वी हैव टू इंक्रीज द यील्ड. पहले का मेथड से यील्ड बहुत कम हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो रहा था. नाउ नेक्स्ट, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. वो तो ट्रेडिशनल था, काउ डंग वाज अ ट्रेडिशनल मेथड, पुराना मेथड जो चलते आ रहा है. Now we will talk about the modern farming method. Now what is the difference between modern and traditional one? Traditional one में क्या था, काउ डंग. Modern farming में क्या था, HYV seeds. Now पहले जो seeds यूज होते थे उनके yield कम था, बट अभी जो HYV seeds हो रहा है उसका the name suggests high yield, मतलब high productivity. उसमें क्या था, प्रोडक्टिविटी कम थी, लो थी, बट हियर सिंस द नेम सजेस्ट द प्रोडक्टिविटी वाज हाई. तो ऑब्वियसली अगर ज्यादा प्रोडक्टिविटी है तो आप HYV सीड्स यूज करोगे, बिकॉज द प्रोडक्टिविटी इज मोर. Not only HYV seeds, along with HYV seeds, modern machinery includes tractors, threshers, etc. तो पहले ट्रैक्टर्स नहीं यूज होते थे, लोग खुद से मैन्युअली करते थे, ठीक है, प्लाउ द फील्ड्स. बट धीरे धीरे क्या आ गया, ट्रैक्टर्स आ गए, फिर थ्रेशर्स आ गए. थ्रेशर्स एंड ट्रैक्टर्स से काम हल्का हो गया, लेबर कॉस्ट कम हो गया, लोगों का काम जो सपोज एक दिन में होता था वो अभी सिर्फ 1-2 घंटे में हो रहा है. तो एफिशिएंटली काम हो रहा है. तो मॉडर्न मेथड्स से क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रहा है, एज वेल एज हमारी जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज भी हो रहा है, एज वेल एज एफिशिएंटली यूज भी हो रहा है. तो दीज आर द मॉडर्न फार्मिंग मेथड. अगर आपके एग्जाम में आएगा गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, तो आप बोलोगे HYV seeds and मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स. ठीक है,
Also, using modern methods to increase the yield from the given piece of land. Now, एक land है, छोटा सा land है, efficiently, मैंने कहा कि efficiently use कैसे करोगे? By using मॉडर्न फैसिलिटीज। मॉडर्न फैसिलिटीज यूज करोगे तो एक लैंड से सपोज आपकी जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, बाय इंक्रीजिंग दिस आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। एक लैंड में सपोज आप पुराना ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ सीड से यूज करो तो आपके पास सिर्फ 1 क्विंटल, सपोज 1 क्विंटल ऑफ राइस आ रहा है, ठीक है। बट आपने जब HYV सीड्स यूज करने लगा, आपने जब HYV सीड्स यूज आपने HYV सीड्स एज वेल एज मॉडर्न मशीनरीज, ट्रैक्टर्स, ये सारे मॉडर्न मेथड्स जब देन यू स्टार्टेड यूजिंग, तो वो 1 क्विंटल की जगह वो क्या हो गया, डबल हो गया, 4 क्विंटल हो गया या फिर 2 क्विंटल हो गया। तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया। तो लैंड तो वही है, लैंड पहले भी उतना ही था हमारे पास, अभी भी उतना ही है, बट आपने क्या किया, टेक्निक्स बदल दिए, आपने मॉडर्न टेक्निक्स यूज किए। तो मॉडर्न टेक्निक से क्या हो गया, जो आपका प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया। अंडरस्टूड? तो व्हाट आर द मॉडर्न टेक्निक्स? HIV सीड्स, फर्टिलाइजर्स पहले के जमाने में क्या यूज होता था, पाउडर, अभी केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हो गए, पेस्टिसाइड्स यूज होने लगे, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, इलेक्ट्रिफाइड हो गया, लाइक कैनल्स बन गए, पंप बन गए, डैम्स बन गए, एंड हमारे पास ट्रैक्टर्स लग गए, मशीन्स लग गए, डीजल लग गए। सो दीज ऑल आर द मेथड्स ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। 1 2 3 4 5 मेथड्स, ठीक है। तो अगर आपके पास आएगा एग्जाम में, MCQ में भी आएगा कि नेम टेक द मॉडर्न फार्मिंग मेथड, उसमें से एक में दे दिया HIV सीड्स, एक में दे दिया काउ डंग, एक में दे दिया लो यील्ड सीड, तो विच वन वी विल टेक? HIV, ठीक है, क्लियर? ग्रीन रेवोल्यूशन, और पहले हमने जो बात की थी मिड ऑफ 1960s की बात की थी। अर्लियर वी टॉक अबाउट मिड 1960 where we used old traditional methods। अब हम बात कर रहे हैं लेट 1960। लेट 1960 में क्या स्टार्ट हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960 में क्या स्टार्ट हो गया? ग्रीन रेवोल्यूशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन? Introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using HYV seeds। Now green revolution मतलब इसमें सारे modern techniques आ गए। Green revolution मतलब all the modern techniques। modern techniques आ गए, तो modern technique जब आए हैं तो modern techniques में क्या क्या आ गया? मॉडर्न टेक्निक्स में क्या क्या आ गया? मॉडर्न टेक्निक्स में आपका आ गया HYV सीड्स, सबसे पहले तो HYV सीड्स आ गया, एंड देन आपके पास ट्रैक्टर्स आ गए, आपके पास थ्रेशर्स आ गए। सो ग्रीन रेवोल्यूशन मींस यूजिंग HYV सीड्स। अब कंपैरिजन करते हैं हम ट्रेडिशनल मेथड एंड HYV सीड्स। प्रोड्यूस मच लेस अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। मैंने पहले ही बोला था कि ट्रेडिशनल सीड में क्या था, लो यील्ड था ना, उसका यील्ड हमेशा लो था, तो लो यील्ड से क्या होता था, लेस ग्रेन होता था। बट HYV सीड्स आ गया, HYV सीड्स में क्या हो गया, मोर ग्रेन। ऑब्वियसली अगर आपका मेथड्स मॉडर्न मेथड यूज करोगे तो प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होनी है। Then is HYV seeds. Now what? Need plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best result. Now हर चीज का कोई ड्रॉबैक होता है। पुराना जो था हमारा काउडंग था, उसमें कोई झंझट नहीं थी, बिकॉज वी नीड नॉट स्पेंड अमाउंट, मनी हम स्पेंड नहीं करते थे टू बाय दैट काउडंग, क्योंकि वो घर का था, घर पे विलेज से हम ले रहे। तो दैट इज समथिंग विच इज नॉट टू बाय, आपको स्पेंड नहीं करना पड़ रहा है पैसे। बट अगर आप HYV सीड्स लोगे तो HYV सीड्स में क्या है, एक तो आपको पैसे से खरीदना है वो, बिकॉज दैट वाज नॉट ट्रेडिशनल वन, दैट वाज नॉट अ नेचुरल वन, तो आपको खरीदना है, आपको पैसे भी लगेंगे, एज वेल एज HYV सीड्स अगर डालते हो तो इट नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर। मतलब पहले तो कम पानी से चल जाता था, अब क्या आपको ज्यादा पानी लगेंगे, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी ज्यादा अच्छा होना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा यूज होगा, क्योंकि ऑल द इरिगेशन फैसिलिटी वाज इलेक्ट्रिफाइड, एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। तो सिर्फ आप HYV सीड्स डालोगे
तो यू विल नॉट गेट गुड रिजल्ट, क्योंकि HYV सीड्स के साथ साथ आपको फर्टिलाइजर्स भी डालना पड़ता है, दैट टू केमिकल फर्टिलाइजर्स एज वेल एज पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स दोनों किसके साथ यूज होंगे? HYV सीड्स। HYV सीड्स के दो भाई हैं, एक है फर्टिलाइजर, एक है केमिकल फर्टिलाइजर एंड एक है पेस्टिसाइड। ये दोनों चीज आपको HYV सीड्स के साथ सॉइल में डालना पड़ेगा, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो आपका खर्चा बढ़ गया, नॉट ओनली आपको सीड्स भी खरीदना है, आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स भी खरीदना है, एज वेल एज पेस्टिसाइड्स भी खरीदना है, तो पैसे भी ज्यादा लग गए आपके। तो ट्रेडिशनल में कोई झंझट नहीं, कोई पैसा नहीं, इसमें पैसे भी खर्चे हो रहे एंड आपको इन्वेस्ट भी ज्यादा करना पड़ रहा है। पहले एक चीज से काम चल जाता था, काउ डंग, अभी 3 चीज डालना पड़ रहा है, तो हुए ना, इसके ये ड्रॉबैक हो गए। HYV सीड्स के ये है वन ऑफ द डीमेरिट या ड्रॉबैक। क्लियर? Now next, farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming methods in India. Now India में पंजाब एंड हरियाणा को बोलते हैं कि सबसे अच्छा एग्रीकल्चर या सबसे अच्छा जो फार्मिंग सबसे अच्छा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यूजुअली पंजाब एंड हरियाणा। तो पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी वाज द फर्स्ट टू increase to bring out modern facility. Now modern farming में क्या हो गया? मॉडर्न फार्मिंग में क्या आ गया? मॉडर्न फार्मिंग में आ गया आपका HYV सीड्स, मॉडर्न फार्मिंग में आ गया ट्रैक्टर्स, गुड इरिगेशन फैसिलिटीज, ये सारे आ गए आपके मॉडर्न फार्मिंग। तो ये भी MCQ क्वेश्चंस है कि नेम द स्टेट टू यूज फर्स्ट मॉडर्न फार्मिंग मेथड, टू ट्राई द मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो आप लिखोगे पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। नाउ पालनपुर, now we are talking about पालनपुर। पालनपुर में क्या हो गया? yield of wheat grown, ट्रेडिशनल एंड HYV। जब ट्रेडिशनल मेथड यूज होता था तो कितने क्विंटल ऑफ या फिर कितना व्हीट ग्रो होना था? ग्रोन होते थे 1300। अब हमने मॉडर्न पे शिफ्ट करके हम अब जब HYV सीड्स हम यूज करने लगे हम, तो हमें कितना मिला? 3200, मतलब डबल से भी ज्यादा। आप देख रहे हो, पहले 1300 का डबल होता है 2600, बट हमें कितना मिला? 3200। मतलब कहाँ 1300 एंड 3200, देयर इज मोर देन डबल। डबल से भी ज्यादा आपके पास यील्ड हो गए जब आपने HYV सीड्स यूज किया। तो ऑब्वियसली वी विल यूज HYV सीड्स, क्योंकि HYV सीड्स से हमारी यील्ड इतनी ज्यादा हो रही है, मोर देन डबल, डेफिनेटली वी विल यूज HYV सीड्स। हम क्यों पुराना ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे, है ना? So this is why Palanpur people started using modern method मतलब HYV seeds to increase the productivity. Clear? Will the land sustain? Now question आता है कि हमारे पास जो land है, the land which we have is fixed, हमारे पास तो land fixed है। Now will the land sustain? मतलब land को हम ज्यादा दिन तक चला सकते हैं या नहीं? Sustain मतलब to preserve it for a longer period of time। तो land को ज्यादा दिन तक हम sustain कर सकते हैं या नहीं? तो land being a natural resource, it is necessary to be careful। अब नेचुरल रिसोर्स है मतलब हमारे पास, हमने तो खुद बनाया नहीं लैंड, भगवान ने दिया है। नेचुरल तो वो तो लिमिटेड है, हम इसको बना तो नहीं सकते कि चलो इतना है हमारे पास, खत्म हो जाएगा दूसरा हम बना लेंगे, तो वो लिमिटेड है, क्वांटिटी इज लिमिटेड। तो हमें बहुत केयरफुल यूज करना है, बहुत एफिशिएंटली यूज करना है। Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource। अब now हर चीज का एक डीमेरिट है। अब हमने क्या किया, एक लैंड को ट्रेडिशनल मेथड से जब यूज कर रहे थे तो हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल रही थी। अब हमने स्टार्ट कर दिया केमिकल यूज करना, फर्टिलाइजर्स यूज करना, पेस्टिसाइड, तो उससे क्या हो गया, जो क्वालिटी है, तो लैंड की जो ग्रोथ है वो कम हो गई, उनकी जो कैपेसिटी है वो कम, क्योंकि हमने इतने ज्यादा पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स यूज कर करके हमने लैंड की क्वालिटी को हमने क्या किया, खराब कर दिया। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल सोर्स, तो नेचुरलिटी जो थी उनकी, जो नेचुरल थी वो खत्म हो गई थी। व्हाई? बिकॉज ऑफ ओवर यूजिंग ऑफ द मॉडर्न मेथड्स। Now negative impact, now इससे क्या होगा, इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हो गया मॉडर्न मेथड, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ही हो गया आपका मॉडर्न मेथड। तो मॉडर्न मेथड से क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए, तो क्या इम्पैक्ट्स आए, फर्स्ट
लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, ऑब्वियसली अब आप केमिकल ज्यादा यूज करोगे, लैंड क्या होगा, लेस फर्टाइल हो जाएगा, तो लेस लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल। अब कोई भी चीज जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें क्या बोलते हैं कि लेस, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फूड खाओ, ऑर्गेनिक फूड खाओ। क्यों? क्योंकि आप ऑर्गेनिक फूड खाओगे तो आप हेल्दी रहोगे। अगर आप नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स खाओगे, केमिकल्स खाओगे, केमिकल इन द सेंस कि अगर आप बाहर के जो मिलते हैं पैकेट फूड खाओगे, पैकेज फूड, उसमें केमिकल्स रहते हैं, बहुत ज्यादा कलर्स रहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, तो वो अगर हम ज्यादा खाएंगे तो हमारी हेल्थ खराब होगी, है ना। तो सिमिलरली लैंड भी अगर आप ज्यादा केमिकल यूज करोगे तो उसकी फर्टिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएंगी। डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल, ज्यादा से ज्यादा वाटर यूज करो, इरिगेशन फैसिलिटी इतना स्ट्रॉन्ग बना दिए हो, इतना ज्यादा से ज्यादा वाटर यूज करो तो वाटर भी क्या हो रहा है, स्कार्स हो रहा है, खत्म हो रहा है धीरे धीरे। Environmental resources like soil fertility and groundwater also decline. तो groundwater मतलब क्या है, आप एक लेवल तक आप पहले पानी उठाते थे, अब इतना अच्छा आपका इरिगेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि आप बहुत ज्यादा डेप्थ में पानी उठा रहे हो। पहले फॉर एग्जांपल, पहले आप इतने डेप्थ तक पानी उठाते थे, तो ये तो हमारे पास ये पानी था हमारे पास, अब इतना स्ट्रॉन्ग हो गया इरिगेशन मेथड, इतना डीप डीप अंडरग्राउंड वाटर आप उठा रहे हो। पहले यहां तक उठाते थे, अब पूरा यहां तक उठाने लगे, तो क्या हो गया, पानी भी कम हो रहा है। पहले तो इतना बच रहा था पानी, पहले इतना तक पानी हमारे पास था, है ना, पहले इतना तक था। नाउ अब आपने क्या किया, ये भी उठाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अब आपने ये भी उठाना स्टार्ट कर दिया। जब आपने ये उठाना स्टार्ट करे तो हमारे पास कितना बचा, पहले यहां तक थी, अब हमारे पास यहां तक बच रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर यूज हो रहा है, तो पानी का भी लेवल भी बहुत ज्यादा डीप हो रहा है, एंड जो पानी जो हमारे पास रह रहा है वो कम हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ओके, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स। तो ये जो सॉइल फर्टिलिटी, एक दिन में सॉइल फर्टाइल नहीं होता है, इट टेक्स टाइम टू बी फर्टाइल। अंडरग्राउंड वाटर भी बनने में इट बिल्ट अप ओवर ईयर्स, एक साल में नहीं बनता है, वो बहुत सारे बिल्ट ओवर ईयर्स, सालों साल के बाद ये इतना अच्छा होता है, एंड वी आर यूजिंग इट एंड वी आर डिस्ट्रॉइंग इट। तो डिस्ट्रॉय करने में तो बहुत कम टाइम लगता है, बट बनने में बहुत साल लगता है। Once destroyed, it is very difficult to restore them. अब सालों साल से, इतने सालों से ये बना है, बट हमने तुरंत एक बार में डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर वो बनने में कितने साल लगेंगे, which is not good for us. हमारे पास रिसोर्सेस क्या हो रहे, धीरे धीरे कम हो रहे, खत्म हो रहे। So we must take care of the environment to ensure future development of agriculture. तो हमें सोच समझ के एग्रीकल्चर या फिर जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो हमें सोच समझ के हमें करना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्न मेथड्स सारा कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है, सॉइल फर्टिलिटी कम हो रहा है एंड वाटर भी कम हो रहा है। So these are the drawbacks or the negative impacts of green revolution. आई होप इट्स क्लियर कि मॉडर्न से क्या क्या हमारे पास कम हो रहा है, क्या क्या हमारे पास स्कार्सिटी हो रहा है। Chemical fertilizers provide minerals which dissolve in water and are immediately available to plants. तो हम chemical fertilizers क्यों यूज करते हैं, क्योंकि natural थोड़ा टाइम लगता है, केमिकल में क्या होता है बहुत जल्दी काम होता है। अब जल्दी काम होता है तो we want something which is very immediate, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, केमिकल। But these may not be retained in the soil for long. तो बहुत जल्दी काम तो होता है बट बहुत ज्यादा देर तक वो रिटेन नहीं होता या फिर रहता नहीं है। They may escape from the soil and pollute groundwater, river and lake. तो क्या होता है कि जो सॉइल में हम डालते हैं केमिकल, बट वो सॉइल से निकल के कहाँ चला जाता है, लेक्स में, पॉन्ड्स में, एंड जब केमिकल जब लेक में आ जाएगा, पॉन्ड में आ जाएगा, तो वाटर क्या करेगा, पोल्यूट कर देगा। दैट वाटर विल नॉट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि वो जो केमिकल है वो कहाँ आ गए, पॉन्ड्स में, लेक्स में, एंड वही का लेक का पॉन्ड का पानी हम यूज कर रहे हैं, तो दैट लेक इज गेटिंग पोल्यूटेड। तो वाटर पोल्यूशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर से क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन। Chemical fertilizers can also
also kill bacteria and other microorganisms in the soil. तो fertilizer chemical is never good. केमिकल अगर हम ज्यादा इनटेक भी करते हैं अपना बॉडी में भी हमारा नुकसान होता है। तो सिमिलरली जब हम सॉइल में डालते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं विच इज एसेंशियल, जो कि सॉइल में रहना चाहिए, वो भी खत्म हो रहे, वो भी मर जाते हैं। दे आर बीइंग किल्ड, व्हाई? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ओके, this means sometime after the use the soil will be less fertile than ever. now क्या हो गया कि अगर हम बैक्टीरिया, अगर हम ज्यादा से ज्यादा अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके अगर हम बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे, अगर हम जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल जो चीज है सॉइल में फर्टाइल बनाने के लिए, बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वन ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, वो अगर खत्म हो जा रहा है तो विल द सॉइल बी फर्टाइल? नो। तो केमिकल फर्टाइल से क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया खत्म हो जा रहा है। The consumption of chemical fertilizers in Punjab is highest in the country. तो कौन सा which place uses the most of chemical fertilizer? Answer is Punjab. पंजाब सबसे ज्यादा chemical fertilizer यूज कर रहा है। सबसे ज्यादा पोल्यूशन कहाँ हो रहा है? पंजाब में, बिकॉज इट इज यूजिंग मोर केमिकल। तो कोई भी चीज ज्यादा केमिकल नहीं यूज करना चाहिए। ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करोगे तो पोल्यूशन होगा एज वेल एज द फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा। क्लियर? नाउ द कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। जैसे हमने पहले ही बात की कि फर्टिलिटी कम हो रही है मतलब सॉइल का हेल्थ ही कम हो रहा है। पहले फॉर एग्जांपल पहले ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होता था, फर्टाइल ज्यादा थी, सो ग्रोथ ज्यादा था, प्रोडक्शन ज्यादा था। अब क्या, सॉइल का फर्टिलिटी कम हो गया तो प्रोडक्शन ही कम हो गया। सो जो सॉइल का हेल्थ है वो हेल्थ ही खराब हो गया। व्हाई? ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर। Punjab farmers are now forced to use more and more chemical fertilizers and other inputs to achieve the same production level. This means cost of cultivation is rising very high. अब वहां पे पंजाब में everyone is using chemical fertilizers, सब यूज कर रहे हैं। तो अब कंपटीशन तो ज्यादा है, सब यूज कर रहे हैं तो मुझे भी यूज करना ना। वन इफ आई विल ऑल्सो यूज, अगर हम भी यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इतना ज्यादा केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि कॉस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स तो इजीली घर पे तो अवेलेबल होता नहीं, यू हैव टू बाय। तो इतना ज्यादा आपको यू हैव टू बाय, आपको बाहर से बाय करना पड़ेगा, तो स्पेंड ज्यादा करना पड़ेगा, स्पेंड मनी। आप बाहर से खरीदोगे तो आपको मनी तो स्पेंड करना ही पड़ेगा। तो ज्यादा आप मनी स्पेंड करोगे, जितना ज्यादा आप खर्चा करोगे आपका कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी हायर। तो केमिकल फर्टिलाइजर से क्या क्या हो रहा है? एक तो पोल्यूशन बढ़ रहा है, फर्स्ट फर्टिलिटी कम हो रही है सॉइल की, सॉइल का हेल्थ खराब हो रहा है एंड खर्चे भी बहुत हो रहे हैं क्योंकि उसको खरीदने में बहुत ज्यादा पैसा भी आपको स्पेंड करना पड़ेगा। क्लियर? So these were the demerits of chemical fertilizers. And chemical fertilizers क्या है? Chemical fertilizer is one of the modern methods. हमने पढ़ा था मॉडर्न मेथड्स में केमिकल फर्टिलाइजर्स भी आते हैं, HIP सीड्स भी आते हैं, ट्रैक्टर्स भी आ रहे हैं, एज वेल एज इरिगेशन फैसिलिटी। सो मॉडर्न मेथड का वन ऑफ द मेथड वाज केमिकल फर्टिलाइजर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स का हमने डीमेरिट देख लिया। नाउ हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर? पालमपुर के फार्मर्स के बीच में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? अब यू कैन यू सी दी स्क्वायर, एक जो स्क्वायर है वो एक फार्मर का है, वन फार्मर, वन। ये टोटल जो बॉक्स है इसमें कितने फार्मर्स है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 into 4 24। तो यहाँ पे इस जगह पे इतना बड़ा लैंड में कितने फार्मर्स काम कर रहे हैं? 24 फार्मर्स का इतना लैंड है, मतलब एक फार्मर के पास कितना लैंड हो गया? ओनली दिस मच। ठीक है, बट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फार्मर के पास कितना लैंड है? दिस मच। कैन यू सी द डिस्ट्रीब्यूशन? किसी फार्मर के पास सिर्फ इतना है, किसी के फार्मर के पास इतना सारा है एंड किसी फार्मर के पास इतना सारा है। तो कैन यू सी द डिस्ट्रीब्यूशन? इट इज नॉट इवन। क्या है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
किसी किसी के हिस्से में इतना छोटा सा है, किसी किसी के हिस्से में इतना बड़ा है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इज नॉट इवन, या फिर सबके पास सेम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। ओके, लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फार्मिंग। तो लैंड जो है, लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फार्मिंग। ऑब्वियसली अगर आपको फार्मिंग करनी है, फार्मिंग तो आप हवा में तो नहीं करोगे, कहां पे करोगे? लैंड। लेकिन लैंड ही, लोगों के पास लैंड ही नहीं है। किसी किसी फार्मर के पास जो बहुत रिच है उसके पास ज्यादा लैंड है, जिसके पास मॉडर्न टेक्निक्स है उसके पास ज्यादा लैंड है। किसी किसी के पास पैसे नहीं है, दोज हु आर पुअर उनके पास छोटा छोटा लैंड है। तो लैंड इज unevenly distributed between the farmers of Palampur. I hope it's clear. Now, how is land distributed between the farmers of Palampur? Land is important, but not all the people engaged in agriculture have sufficient land. हमने देखा कि किसी फार्मर के पास छोटा सा लैंड था, किसी फार्मर के पास बड़ा लैंड था। तो not all the people, सबके पास sufficient land, जितना जरूरत है उतना लैंड हर किसी के पास नहीं है। Why? Because अपोर बोल लो, स्टेटस बोल लो, या फिर अवेलेबिलिटी बोल लो, सबके पास उतना कैपेबिलिटी नहीं था। तो सब ईच एंड एवरी पीपल कैन नॉट हैव सफिशिएंट लैंड। अब सबको ज्यादा चाहिए, मुझे इतना सारा लैंड चाहिए पर मेरे पास है नहीं। तो मेरे पास अगर है नहीं तो हाउ विल आई डू द फार्मिंग? तो हर किसी के पास जितना जरूरत है उतना लैंड नहीं अवेलेबल था। लैंड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, सम डू नॉट हैव लैंड। किसी किसी के पास तो जमीन ही नहीं थी। अब जरूरी थोड़ी ना है कि एक विलेज में सबके पास जमीन है, नो। तो किसी किसी के पास जमीन ही नहीं थी तो वो फार्मिंग कहाँ करेंगे? सम हैव स्मॉल प्लॉट्स। हमने देखा था किसी के पास बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स थे, देखा था ना 6x4 करके जो हमें दिखाया था, छोटे प्लॉट्स थे। किसी किसी के पास छोटे थे, एंड सम हैव ह्यूज, किसी किसी के पास इतना सारा था। किसी के पास छोटा था, किसी के पास ह्यूज था। तो इट वॉज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सिचुएशन ऑफ पालमपुर, स्टोरी ऑफ गोविंद। अब गोविंद का स्टोरी क्या है? लेट्स सी व्हाट इज द स्टोरी ऑफ गोविंद। In 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. याद रखना, unirrigated मतलब जहां पे irrigation facility नहीं थी, unirrigated. With the help of his 3 sons, Govind cultivated the land. अब गोविंद के पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी तो वो अपना 3 बेटा के साथ इरिगेट करके कल्टीवेशन कैसे भी करके उन्होंने कल्टीवेशन किया था लैंड का। ठीक है, though they don't live very comfortably, the family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. तो ये ज्यादा हाईफाई या बहुत ज्यादा रिच नहीं थे, बहुत ज्यादा रिच नहीं थे, बट वो पैसा इकट्ठे करते थे, पैसा मिल जाता। हाउ? क्योंकि उनके पास एक बफेलो था तो दूध बेच के उनका चल जाता था। Some years after Govind's death, फिर क्या हो गया? गोविंद मर गया। तो वो फार्मिंग भी करता था, जैसे तैसे फार्मिंग करता था, एज वेल एज बफेलो था, बफेलो से दूध बेच के दे वो अर्निंग। बट क्या हो गया? कुछ साल बाद गोविंद मर गया। This land is divided among his 3 sons. अब 3 बेटा था, खत्म हो, डेथ हो गया पापा का, तो लैंड वाज डिवाइडेड बिटवीन 3 brothers और 3 sons. Each one now has a plot of land that is only 0.75. मतलब 2.25 को आप अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे बिटवीन 3 तो होगा 0.75। 3 भाई के हिस्से में आ गया ना, तो 0.75 एक भाई को मिला। Even with improved irrigation and modern farming method, Govind's son are not able to make living from the land. अब definitely आप देखो 0.75 हेक्टेयर कितना छोटा सा होगा। 0.75 आपके हिस्से में, एक जने के हिस्से में से 0.75 हेक्टेयर आ रहा है, तो उतना कम लैंड में, इतने कम जमीन पे हाउ विल दे प्रोड्यूस मोर? Why? Because modern method farming तो वो modern methods यूज कर रहे हैं, HIV seeds यूज कर रहे हैं, they are also using good modern facilities, but land ही कम है। तो इतना छोटा सा लैंड में how will they increase the production? मॉडर्न मेथड से तो नहीं होगा। आपके पास जो मेन जो चीज चाहिए टू द वन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग इज लैंड, तो लैंड ही हमारे पास कम है। तो चाहे आपके मेथड्स कितने भी हाईफाई क्यों ना हो, कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो, लैंड हमारा छोटा था, दैट्स व्हाई दे कुड नॉट
कल्टिवेट मोर। तो इवन विद द इम्प्रूव इरिगेशन फैसिलिटी भी ज्यादा थे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी थे, बट स्टिल उनका लिविंग नहीं हो रहा था बिकॉज लैंड छोटा था। व्हाई? बिकॉज साइज ऑफ द लैंड वाज स्मॉल, बिकॉज लैंड साइज वाज स्मॉल। तो हमारे पास क्या था, मेथड सारे मॉडर्न थे, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी थी, बट लैंड स्मॉल था। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। तो पहले क्या था, जब गोविंद पहले था उसके पास कितना लैंड था, 2.25 हेक्टेयर इज अ गुड एरिया ऑफ लैंड। तो पहले उनके पास 2 हेक्टेयर का लैंड था एंड उनका लिविंग चल जाता था, एक बफेलो भी था, लिविंग चल जाता था। जब डेथ हो गया तो 0.75 एक जने के हिस्से में आया। अब 0.75 हिस्सा इज वेरी स्मॉल, 0.75 हिस्से वाज नॉट दैट मच सूटेबल टू ग्रो। क्यों? क्योंकि लैंड कम था एंड उनकी जो जितना रिक्वायर्ड था अर्निंग उतना नहीं हो पाता था। दैट्स व्हाई दे कुडंट अफोर्ड, दे कुडंट, जितना जरूरत था उतना उनको नहीं मिलता था, एंड दैट्स व्हाई दे हैव टू लुक फॉर सम अदर वर्क। सिर्फ फार्मिंग पे वो डिपेंड नहीं कर सकते थे। नाउ दे रिक्वायर सम अदर ऑल्टरनेटिव मेथड्स फॉर जॉब। Okay, now let's end till here. We'll continue it in the later class. Okay, thank you.